चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, ट्राई करेंगे। बहुत आसान सवाल है, 15-20 सेकंड में आप आराम से निपटा देंगे। डिस्कस करें, काफी आसान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड आर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड। अब देखिए, क्यूब्स का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या हो? सेम हो। घन का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो? तीनों ही सेम हो। तो ऐसे केस में क्या है, देखिए क्यूबॉइड है बड़ा, अब इसमें हमें क्यूब्स काटने हैं और मिनिमम नंबर के काटने हैं। मिनिमम नंबर के अगर हमें क्यूब काटने हैं, इसका मतलब ये है कि लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ कितनी है 16 और हाइट कितनी है 12। तो वो जो क्यूब होगा उसकी साइड कितनी हो सकती है? तो इन तीनों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो आप देख रहे हैं 4। 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तभी जाके तो क्यूब हम इसमें रख पाएंगे, हाँ है ना। तो यानी कि 4 जो है उस क्यूब की एक साइड होगी। तो इसका मतलब बताओ कितने क्यूब्स हम इसमें से काट सकते हैं? तो ये जो वॉल्यूम है इस क्यूबॉइड का, ये बराबर होगा x नंबर ऑफ क्यूब का वॉल्यूम, जहां पर उसकी साइड कितनी है 4। तो यानी कि 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में x इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये बात सभी को क्लियर है या ना? तो भाई 4 से गया ये 5 टाइम्स, फिर 4 से गया ये 4 टाइम्स और 5 से गया 4 से गया ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो 5 4 जा 20 इंटू 3 60 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? हमें इसमें से छोटे क्यूब्स काटने थे और मिनिमम नंबर, कम से कम का मतलब क्या हो गया कि भाई जो इसको भी काटे और इसको भी काटे और इसको भी काट दे, तो वो हमें मिल जाता है 4। यानी कि वो जो क्यूब इसमें से काटे जाएंगे वो 4 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर ऊंचे और 4 सेंटीमीटर चौड़े, इस तरीके के क्यूब होंगे। 4 4 4, यहां तक भी 4, मतलब ये वाली साइड भी 4 से कट रही है। फिर जब हम ऐसे लिखें ये भी 4 से कटेगी और ये भी 4 से कटेगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक सवाल आ सकता है जो आज तक आया तो नहीं, बट क्या और आ सकता है, जैसे मान लो कभी ऐसा आ जाए कि ये जो साइड है, मान लो ये कह देता है 14 है, ये साइड कितनी है? अच्छा, इसमें अगर कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो हम वहां पर ये मानेंगे कि उसकी एक साइड कितनी होगी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो जितना इसका वॉल्यूम है, मान लो इसका वॉल्यूम आ जाता है 8764 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने क्यूब हो जाएंगे? इतने। ये मैक्सिमम नंबर हो गया, जहां पर जो साइड है वो एक परफेक्ट नेचुरल नंबर है, अच्छा, यहां पर जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि कल को ऐसा सवाल आ जाता है बिल्कुल अलग सेपरेट, मैं आइडिया दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको। क्या वो कहता है कि बताओ एक 20, 16 और 14, ये जो है ये एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड इतनी इतनी, तो बताओ इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 इंटू में 4 इंटू में 4, मतलब लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर, ये साइड के कितने इसमें से क्यूब्स काटे जा सकते हैं? कितने इसमें से मैक्सिमम ये साइज के क्यूब काटे जा सकते हैं? अभी आया नहीं, बट इस पर सोच के देखते हैं कि कैसे हम सवाल को करते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब आप समझिए, लेंथ तो 4 से डिवाइड हो पा रही है, कितनी बार जा रही है? 5 टाइम्स जा रही है। ब्रेथ की बात करें तो वो कितनी बार जा रहा है? 4 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये जो इसका बेस होगा, वो क्या है 20, 16 लेंथ और ब्रेथ। तो यहां पर अगर मैं प्लेस करूंगा तो ऐसे 5 और इस तरीके से 4, ये तो यानी कि यहां पर हमारे कितने आ रहे हैं? तो यहां पर हमारे एक लाइन में कितने आ जा रहे हैं? ये 5 इंटू में 4 है ना, यहां पर 5, यहां पर 4, 5 से कट रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है 5 टाइम्स और 4 से कट रहा है ये 4 टाइम्स। तो 5 इंटू में 4, हर लाइन में 5 5 5, तो 5 4 20, तो यहां पर 20 हो गए। बात सही है। फिर उसके बाद ये यहां पर हाइट कितनी मिल गई? एक क्यूब को हाइट कितनी मिली? 4।
फिर एक और लाइन आएगी 4 की, फिर एक और लाइन आएगी 4 की, तो 12 तक हम पहुंच गए। 12 के बाद हमें हाइट तो 14 तक है, तो यानी कि 3 रो बनेंगी ऐसे ऐसे, और 3 रो, एक रो में 20 तो 3 रो में कितने हो गए 60। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? अच्छा सवाल है, आज तक तो मैंने कहीं किसी एग्जाम में देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे ही देता है कि ये 4 से कट जाए। हम यहाँ पर ये गलती नहीं कर सकते कि इसका आंसर हम लिख दें 20 इंटू में 16 इंटू में 14, ये करना गलत हो जाएगा। और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? 4 इंटू में 4 इंटू में 4, तो पॉइंट मैन लगेगा। आप समझ पा रहे हैं कि जब 4 इंटू 4 इंटू 4 के क्यूब आप प्लेस करेंगे, सबसे पहले आप नीचे प्लेस करेंगे, हाइट 4 बढ़ेगी। आप समझो ना, ये एक हमारे सामने मान लो एक घर है, हमारा रूम है, उसके अंदर हम 4 इंटू 4 के क्यूब्स रखते जा रहे हैं, तो ऊपर जगह ही नहीं बचेगी। 12 के बाद तो ऊपर केवल 2 सेंटीमीटर की जगह होगी, लेकिन इसकी हाइट तो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी आ सकता है, ऐसा कोई टफ नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे सीधे डिस्कस ही करते हैं। इसे समझाने में थोड़ा सा समय लेंगे। सवाल अगर मैं इसका सीधे फॉर्मूला बता दूं तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ हमें एग्जाम में याद कैसे रहेगी, वो चीज़ को समझना है। सवाल को आप आधी मिनट वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सुंदर बढ़िया सवाल है, याद एग्जाम में कैसे रखना उसको देखेंगे। देखिए पढ़िए। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्विमिंग पूल आर 12 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बता रखी है। द हाइट ऑफ लेसर डेप्थ एंड मोर डेप्थ आर 1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल। अब इस बात को समझिए, एक्चुअली ये स्विमिंग पूल कुछ इस तरीके से है। ऊपर से देखेंगे तो लग रहा है कि पानी पूरा ऐसे है, लेकिन अगर बात करें, ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप नया स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, तो आपको यहाँ पर स्विमिंग करने दी जाती है, क्योंकि वो जो स्विमिंग पूल होता है, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है। कई सारे जो स्विमिंग पूल होते हैं, वाटर पार्क आप गए होंगे, तो जैसे जैसे आगे जाते हैं तो डेप्थ क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो स्विमिंग पूल को जब हम साइड से देखें, मान लो, तो वो हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से दिखेगा। अगर मान लो एक ग्लास, आप इसे ग्लास का स्विमिंग पूल समझो, ग्लास का बना हुआ है, समझ पा रहे हो? इस तरीके का है, पानी है इसके अंदर पूरा। अगर इसी को अगर हम वैसे बनाने की कोशिश करें 3D, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हैं? आप इसको ग्लास की तरीके से इमेजिन करिए कि इस तरीके से जो है इसके अंदर पानी है, उसी को हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, यहाँ पर हाइट कम है, वहां पर हाइट ज्यादा है। अब इसमें सवाल को आप ऐसे देख रहे हैं कि यार ऊपर से देखने में तो ये रेक्टेंगल ही शेप का है, यहाँ पर हाइट ज्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है, तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालें? इसके लिए हाइट तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। अब इसको आप ऐसे इमेजिन करना हमारा, अब हम इसको ऐसा माने कि ये इसका बेस है, ये क्या है? ये इसका बेस है, और ये इतना, कितनी हाइट है? हाइट तो हर तरफ से सेम है ना, यहां पर ये जितना है ये उतना ही ये है। इमेजिन करना पड़ेगा भाई, इमेजिन करना पड़ेगा, ये हाइट जितनी है, या ये जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है स्विमिंग पूल की, वही ये है। ये चौड़ाई तो बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, हाइट ही तो डिफरेंट है, हाइट ही तो डिफरेंट है। ये लेंथ है, लेंथ तो यहाँ पर ये चीज होती, लेकिन अब वो चीज तो बदल गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या चीज कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे ये ब्रेथ जो है सर, ये कांस्टेंट है हर जगह। ये बात आप एग्री करते हैं? ये जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है, ये हर जगह कांस्टेंट है। अब हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये स्विमिंग पूल ऐसे नहीं है, आपने स्विमिंग पूल को ऐसे लिटा दिया। कर पा रहे हो क्या? ये जो स्विमिंग पूल ऐसे हमें दिख रहा है हमारे सामने, ऐसे हम इसको ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो है इसका बेस है, ये जो है इसका बेस है, और ये इसकी हाइट है। बात सही है? तो यानी कि इस तरह के स्विमिंग पूल को याद रखना, ये एक तरीके से ट्रेपेजियम शेप का क्या है? स्विमिंग पूल है। ये ट्रेपेजियम शेप का स्विमिंग पूल है। कैसे? देखिए, ये हो गया ट्रेपेजियम, ये हो गया ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम को हमने हाइट दे दी, ट्रेपेजियम ऐसे बनाया और ट्रेपेजियम को हमने हाइट दे दी, तो ये स्विमिंग पूल बन जाएगा। इस सवाल पर आधी मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सोचो कि ट्रेपेजियम समझ में आ रहा है ना, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है और ट्रेपेजियम को हमने हाइट दे दी। बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब कोई हमें इसका एरिया बता दे, और वो जो हमारी ये जो हाइट है, हाइट का मतलब एक्चुअली में चौड़ाई, ब्रेड्थ, वो कितनी है? 9। बस एरिया ऑफ द बेस
एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। अगर यहां से मैं आपको एक पॉइंट से कनेक्ट करता हूं, ये कैसा फिगर है? अब इसीलिए हमने कहा था कि जो एक तरीके जो सिमेट्रिक फिगर होता है उसका हमेशा जो हाइट, मतलब उसका जो हमेशा वॉल्यूम होता है वो हमेशा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। लेकिन ये फिर सिमेट्रिक फिगर किस तरीके से? ये तो सिमेट्रिक है नहीं। तो यार एक तरीके से जब हमें बेस का एरिया मालूम है और हर तरफ से हाइट सेम है, हर तरफ से अगर हम देखें हाइट सेम है, तो वो हो जाता है हमारा, वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगता है। सिमेट्रिक फिगर की हमने जो अभी डेफिनेशन देखी थी अब तक कि भाई हमने यहां से काटा और यहां से काटा, ये भी है, यहां पर ये डिफरेंट दिख रहा है, यहां पर लेफ्ट और राइट सेम दिख रहा है, टॉप और बॉटम अलग अलग दिख रहा है। बट अगर और हम इसकी डेफिनेशन की और थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो ये तो ठीक है, अब तक तो सही था ये। लेकिन अब इसीलिए अभी जब हम प्रिज्म और पिरामिड देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है हमने यहाँ पर एसिमेट्रिक फिगर का जो एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम और एरिया का, वो क्यों नहीं समझा। क्योंकि हम समझेंगे कहीं ये तो असिमेट्रिक फिगर नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक फिगर एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जहां पर हाइट हर तरफ से सेम हो। अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ, इस पॉइंट पे लूँ, कहीं भी लूँ, हाइट हर जगह सेम आ रही है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ डिफरेंट यहाँ पर लूँ तो हाइट अलग अलग है। मतलब एक तरीके से इसको प्रॉपरली कैसे समझा जाए कि या तो हमें फॉर्मूला पता होगा फिगर का, या तो हमें फिगर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा। जहां पर भी नहीं पता ना, वहां हम यही एक फॉर्मूला याद रखते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। दैट इज द बेस्ट मेथड। इसलिए ये इसका असिमेट्रिक फिगर का एक फॉर्मूला जो होता है वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। भले जब वॉल्यूम पर, जब हम यहाँ पर जाएंगे अपना पिरामिड पर जाएंगे तब भले डिस्कस कर लेंगे और उससे क्या कंफ्यूजन होता है उसको भी देखेंगे। बट आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे 4-5 फिगर हैं उनका एरिया वॉल्यूम पता होना चाहिए। और अगर कोई भी एक नॉर्मल फिगर आ जाता है जिसका हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो वहां पर हमेशा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, वो हमें क्या दे देगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। और एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट ये हमेशा हमें वॉल्यूम देगा। ठीक है, चलिए आ जाए लौटे सवाल पर। तो अब अगर मैं पूछूं यार एक ट्रेपेजियम का आप मुझे एरिया बता सकते हैं, ये ट्रेपेजियम देखने में कैसा है? तो ये ट्रेपेजियम आपको देखने में ऐसा लग रहा है। ये क्या है? ये हमारी पैरेलल साइड्स है। और ये अगर मैं इसकी हाइट पूछूं तो ये है 1, ये है 4। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अब हाइट क्या होगी इसकी? तो आप देखो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर, मतलब ये सीधी लाइन ही है, ये सीधी लाइन ही है, और यही इनके बीच का डिस्टेंस होगा जो कि है एक्चुअली में लेंथ। और लेंथ कितनी हमें दे रखी है? 12। तो ये हो गया एरिया ऑफ द बेस। हाइट कितनी है? एक्चुअली हाइट इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, तो ये आ गया 9। तो 2 से गया। अब एक्चुअली ये हो गया हमारा फॉर्मूला कहने के लिए, हाफ सम ऑफ हाइट इनटू में लेंथ इनटू में ब्रेथ। बट आया कैसे कि भाई आप इस फिगर को ऐसे याद रखेंगे, ये हमारा ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम को हमने हाइट दे दी, तो ट्रेपेजियम का एरिया तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, तो इनटू में हाइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब मेन बात है हमारे को ये लिखना, मेन है ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। उसके बाद तो बाकी आप हाइट किसी को ले लो और उसके बाद उसको और हाइट दे दो, बात खत्म। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये ट्रेपेजियम का एरिया, और ये एक्चुअली में पूरे ट्रेपेजियम को हमने हाइट दे दी है, वो चीज है। बात क्लियर है भाई? याद रहेगी। मैं चाहता तो आपको सिर्फ ये बता सकता था, बट चांसेस हैं कि हम इसको भूल जाएं, गलती हमसे क्या हो जाए कि हम कर दें हाफ, इन दोनों को ऐड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ 12 प्लस 9 इंटू में 1 इंटू में 4, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी ना। तो ट्रेपेजियम को हमने हाइट दे दी और उसका वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, कितना आ रहा है? 2 से गया ये 6 बार, 9 6 जा 54 इंटू में 5, 5 4 जा 20, 5 5 25, 27। सो द आंसर इज 270 मीटर है, तो मीटर क्यूब। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ेंगे। तो इस सवाल पर हमने काफ़ी समय इन्वेस्ट किया ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए, इस सवाल का आंसर आप बताएंगे पाई की फॉर्म में। पाई की फॉर्म में आप इसका आंसर बताएंगे और आपके पास समय है 45 सेकेंड्स।
आसान सवाल है भाई, डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 3:4। रेडियस अगर 3 है तो हाइट कितनी है, 4 है। वॉल्यूम हमें दे रखा है 96 पाई, तो पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें दे दिया। देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पाई आर एल, एल की जरूरत पड़ेगी तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमारा वॉल्यूम है 96, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू में 3 इंटू में हाइट यानी कि 4, ये बराबर किसके है, ये है 96 के। तो इसीलिए मैं बस कहता हूं कि x का इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। बात सही है। तो एक्चुअली में ये यहां से आने क्या वाला है, ये यहां से इंटू में x क्यूब है ना, x x x, तो x क्यूब, 3 से गया ये 3, पाई से गया यहां पर 96 पाई था, 4 इंटू में 3 12, और 12 8 जा 96, यानी x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, तो x बराबर 2 मिल गया। अगर x2 मिल गया तो हमें सारी साइड्स पता चल गई, ये कितनी होगी, 5x होगी। वो कह रहा है हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, नहीं पाई आर एल, और पाई के फॉर्म में बताना है। तो रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस हो गया 3 इंटू में 2, और स्लैंट हाइट कितनी होगी, 5 इंटू में x की वैल्यू 2 आ गई। दिस इज द आंसर। तो 5 2 जा 10, और 10 इंटू में 6 60, सो द आंसर इज 60 पाई, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है सबको, आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये एक और आसान सवाल, आपके पास समय है मात्र 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स। चलिए डिस्कस करें, आराम से करना है, ऐसे सवाल जल्दबाजी में गलत नहीं होने चाहिए। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ऑफ 5 मीटर, एक साइड कितने की है, 5 मीटर की है। 3 इक्वल क्यूब्स आर ज्वाइंड टू मेक अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड। सवाल खत्म भाई, 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से 3 क्यूब को हमने जोड़ दिया, ऐसे ही जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इसको जोड़ दिया तो एक एक क्यूबॉइड बन गया। अगर मैं आपसे इसकी लेंथ पूछूं तो 5 + 5 + 5 15 हो गया। मैं इसकी चौड़ाई पूछूं तो वो चौड़ाई तो 5 ही रहेगी, और हाइट, ये जो विड्थ है ये 5 ही रहेगी, और हाइट कितनी रहेगी, हाइट भी 5 ही रहेगी। ठीक है, तो यार इस क्यूबॉइड का क्या मैं टोटल सरफेस एरिया नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूं। क्या, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, तो 15 इंटू में 5, सीधे कर लेंगे वैसे, 5 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 15। बात सही है। लेंथ इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ इंटू में हाइट, हाइट इंटू में लेंथ, यही रहता है। तो ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 15, 5 75 प्लस 25 प्लस 75, 175 डबल 350। सो द आंसर इज 350। यूनिट कहाँ है भाई, यूनिट मीटर, 350 मीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल नहीं है। अब इसी में एक और टाइप का सवाल आता है जो इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, इसलिए आपके पास इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, दैट इज 45 सेकेंड्स। जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करेगा, समय लीजिए, सही करिए। चलिए डिस्कस करें भाई। देखिए क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 20 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ इट इज कट इनटू इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स। ठीक है, यानी यहां पर आप ये बात देख पा रहे हैं, ये जो लंबाई है अब कितनी दे रखी है, हमें 20 दे रखी है।
चौड़ाई जो है वो हमें 5 दे रखी है और हाइट भी जो है वो हमें 5 दे रखी है। ठीक है, वैसे इसे थोड़ा सा डायग्राम अलग बना सकते थे, बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यूबॉइड है हमारा, जिसकी साइड हमें 20 दे रखी है, ये साइड जो है हमें 5 दे रखी है और ये साइड हमें 5 दे रखी है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद कह रहा है कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इसमें से क्यूब निकाल रहे हैं, मतलब एक नहीं, जितने भी क्यूब इसमें से बन सकते हैं, इक्वल साइज के बन सकते हैं, वो इसमें से काट लिए जाते हैं। जहां एक क्यूब की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर साइड है, यानी कि 5 इंटू में 5 इंटू में 5। देखिए 5 इंटू 5 ब्रेथ और हाइट तो है ही, यानी जो 5 जो हम यहाँ पर काट रहे होंगे वो यहाँ पर इस तरीके से कट रहे होंगे। और कितने कटेंगे, तो 5 4 ज़ा 20, तो ऐसे 4 पीस, मतलब 4 पीस हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक का सरफेस एरिया कितना, तो आप कहेंगे एक का सरफेस एरिया 6 टाइम्स ऑफ एक फेस का एरिया। मैं बात कर रहा हूं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। वो क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। ऐसे जो छोटे ये बन गए क्यूब्स, मैं आपसे पूछूं एक का सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया, आप कहेंगे 6 इंटू में एक फेस का एरिया। एक फेस का एरिया कितना, 5 इंटू में 5 यानी कि 25। ठीक है, और ऐसे हैं कितने हमारे पास, तो 1 2 3 4, तो इंटू में 4, सो द आंसर इज 25 इंटू 4 इज 100, सो द आंसर इज 600 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है। अब इसी बात पर मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा वो जो हमने स्फीयर वाला सवाल देखा था और स्फीयर में हमने कट लगाया था, बात याद है। हमने बात करी थी जैसे हम एक कट लगाते हैं तो हम देखेंगे जितना इधर पर जनरेट हो रहा है उतना ही इधर पर होगा, और हर बार एक कट पर इतना ही जनरेट होगा, इतना ही एक्स्ट्रा ऐड होगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो 20 इंटू 5 इज 100, प्लस 5 इंटू में 5 यानी कि 25, प्लस 20 इंटू में 5 तो 100, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ, कितना हो गया 100 200 100 200 और 225, और डबल हो गया इसका 450। सो द एरिया इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमने यहां पर पहला कट लगाया, जब हमने यहां पर पहला कट लगाया, तब आप इमेजिन कर पा रहे हैं ए स्क्वायर इधर पर जनरेट होगा एक पीस पर और दूसरे पीस पर ए स्क्वायर ऐसा दिखने लगेगा। इधर पर ए स्क्वायर दिखेगा क्योंकि ये क्यूब है, इधर पर भी ए इंटू ए साइड है तो ए स्क्वायर दिखेगा। तो यानी एक कट से टोटल कितना आ रहा है, ए स्क्वायर इधर एक स्क्वायर इधर, तो 2a स्क्वायर आ रहा है। कट लग कितने रहे, 3 हिस्से, 3 कट लगाने पर 4 पार्ट हो जाएंगे, हाँ है ना। 3 कट लगाने पर 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो टोटल कट लग रहे हैं 1 2 एंड 3, और एक कट में 2a स्क्वायर आ रहा है तो 3 कट में 6a स्क्वायर आएगा। तो प्लस कर दो इसमें 6a स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू 5 है, 5 5 25 इंटू में 6 150। सो द आंसर इज 450 प्लस 150 यानी कि 600 ही। बात क्लियर है, वो चीज क्लियर हुई जो हमने वहां पर समझी थी, है ना। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आई थिंक ऐसा सवाल हमने एक बार ही कर लिया है, क्या कर लिया होगा, चलो छोड़ो, कर दो फटाफट से, जो भी आ रहा है सॉल्व कर दो, आसान सा है। चलिए डिस्कस करें। आई होप कर लिया होगा सबने फटाफट से। क्या कह रहा है, कह रहा द मेजर्स ऑफ अ वॉल आर 8 मीटर 6 मीटर एंड 22.5 मीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वॉल इफ द साइज ऑफ वन ब्रिक इज इतना। देखिए क्या है, जो हमारी वॉल है, जो दीवार है वो एक क्यूबॉइड है, जो ब्रिक है वो भी एक क्यूबॉइड है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल बराबर होगा एक्स नंबर ऑफ या एक्स टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। या हम कह सकते हैं यार ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक या एक ईंट की वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, तो 8 मीटर, मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखेंगे। तो
8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, इंटू में 600 सेंटीमीटर, इंटू में 22.5 यानी 2250 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 25, इंटू में 1125 पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर लगा दिए, ठीक है, और इंटू में 6, काटा पीटी कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो 125 से ये गया 2 बार, 6 से गया ये कितनी बार 100 बार, और 25 से गए कितनी बार तो 4 बार। सो द आंसर इज 4 जीरो तो पहले लगा दो, 8 4 32 2 64, सो द आंसर इज 6440। काफी सारी ईंटें लग रही हैं, 1 10 100 1000 10 लाख 6,40,000। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये जो है थोड़ा अच्छा सवाल है। यहां पे पहले इंग्लिश का एरर दिख रहा है क्या आपको? चलो करो, पहले तो करो। चलिए भाई डिस्कस करें, आसान सा सवाल है, फिगर बनाते ही खत्म हो जाएगा। अ क्यूब, हुज की जगह यहां पर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से इट्स भी, अ क्यूब इट्स, हुज भी ठीक सा ही है, बट इसको और बेटर लैंग्वेज हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे होता कि साइड ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 42 सेंटीमीटर, है ना। बाकी आप डिस्कस कर ही लेंगे अपने अंग्रेजी वाले टीचर के साथ, ठीक है। चलिए सवाल पर बढ़ते हैं भाई। अ क्यूब having side of 42 centimeter is cut to make a cone of the biggest size, find the volume of the cone। ठीक है, सबसे पहले तो एक क्यूब बना लेते हैं बढ़िया सा, ये हो गया एक क्यूब। अब इसके अंदर बिगेस्ट साइज का अगर हमें कोन बनाना है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना बैठता है कि यार जो कोन का बेस होगा वो इस पूरे स्क्वायर को इस तरीके से टच कर रहा होगा, और बिगेस्ट कोन बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेन बात यार यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं कहता हूं कि ये जो हमारा स्क्वायर है इसकी साइड अगर ए है तो इसका जो रेडियस होगा वो a/2 होगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है ये कितना है, ये 42 दे रखा है, यानी मुझे रेडियस मिल गया सर्कल का कितना, तो सर्कल का हमें रेडियस मिल चुका है 21। मैं सर्कल की, सॉरी हाँ, कोन का जो बेस का रेडियस है उसका जो रेडियस है वो 21 मिल गया। मैं आपसे इसकी हाइट पूछूं तो हाइट तो वही होगी जो अपने इस क्यूब की हाइट है, कितना 42। सवाल में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम बताओ, हो जाएगा, रेडियस है हमारे पास, हाइट है, हो जाएगा। और क्या क्या सवाल पूछ सकता था, वो पूछ सकता था फाइंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूज्ड, है ना, तो कितना परसेंट यूज हुआ, तो कोन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम इनटू में 100। वो पूछ सकता था बताओ कितना परसेंट वॉल्यूम वेस्ट हुआ, तो जितना यूज हुआ 100 में से उसको माइनस कर देंगे, बात खत्म। अब आ जाते हैं इस सवाल पर। तो इस सवाल में कुछ नहीं, 1/3 इंटू में पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट, दिस इज आवर आंसर। 7 3 जा खत्म, 21 इंटू 2 42 इंटू 2 42, तो ये आ गया हमारा 2 6 4 मल्टीप्लाइड बाई 42, 2 2 जा 4 6 2 जा 12 2 4 2 जा 8 प्लस 1 9 8 6 4 जा 24 16 और 2 18। सो द आंसर इज 4 0 और 4 9 और 1। तो द आंसर इज 19404 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर है भाई सबको? कुछ भी नहीं था सवाल, बस हमें बस यहाँ पर एक छोटी सी बात थी कि यहाँ जितना हमारा साइड है उसका हाफ रेडियस होगा, हाइट अपनी पूरी 42 होगी, ठीक है। हाँ जी, ये आता है अब अपना बहुत बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये सवाल 2015 के मेंस का है, ठीक है। कभी भी आगे आता है इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करो, जिसको ट्राई करना है वो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हम जो है डिस्कस करेंगे इस सवाल को बढ़िया तरीके से। 2-3 चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि रेडियस, वॉल्यूम और कितना पानी बचा।
मेन बात यहाँ पर, जिसने यहाँ पर इसका रेडियस निकाल लिया, आगे सब कुछ हो जाएगा, रेडियस का रेशियो वगैरह कुछ भी आ जाएगा, हम सब बता देंगे। मेन है हमारे लिए क्या, रेडियस निकालना। ठीक है, इस सवाल को बड़े प्यार से आराम से समझना। दो तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, जो बेटर लगे उससे करना। ठीक है, दो तरीके क्या क्या हैं देखते हैं। कह रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोनिकल कंटेनर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो क्या दे दिया हमें, रेडियस और हाइट दे दिया एक कोनिकल कंटेनर का, which is fully filled, या which is fully filled with water. Such a solid sphere is immersed in the container such that it touches the cone completely. Find the radius volume. अच्छा ठीक है, सारी बातें आ गई। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में ये जो हमारा कोन है वो देखने में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सही दिख रहा है ना। और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, कि स्फीयर डाल दिया इस तरीके से। कोन कैसा है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे, हम इसे ट्राइंगल ही बनाएंगे और उसके अंदर स्फीयर बना देंगे। ऐसे सवाल है, इसको समझाना आसान पड़ेगा अगर मैं इसी फिगर को कुछ इस तरीके से बनाऊं, क्योंकि भाई आप इस बात को समझ रहे हैं कि भाई कोन अगर मैंने ऐसे बना दिया तो उसके अंदर से पानी तो गिर ही जाएगा, पानी तो गिर जाएगा। बट ये मान के चलो ये समझाना है, तो सवाल को इस तरीके से हम बनाएंगे। सवाल जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे आपको समझ में आ जाए कि भाई जो स्फीयर है वो कोन के अंदर डाला है। हाँ भाई ये वाला सवाल है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा स्फीयर। ऐसे ही होगा इसके अंदर जब इसको पूरी तरीके से हर तरफ से टच कर रहा है। तो देखिए ये हो गया हमारा इस सर्कल का सेंटर। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो बताओ यार ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, और ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, ये हमारा जो है, ये हमारा इस तरीके से कुछ कोण है। यहां पर यार इस डाउट को बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, इस डाउट को बिल्कुल भी नहीं लाएंगे कि ये इस तरीके से, या इस लाइन को मैं और छोटा ड्रॉ करूं, मतलब नीचे की साइड ड्रॉ करूं। ये वाली लाइन 90 नहीं होती, हम सबको पता है कि ये वाली लाइन 90 नहीं होती, लेकिन हम उसकी बात कर ही नहीं रहे, हम ये दूसरे लाइन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जो हमने कोण काटा था, हमने जो कोण काटे थे इस तरीके से, तो वो बेस के पैरेलल हम काट रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ये वाली लाइन, सेंटर को यहां से जोड़ रहा है जो। ठीक है, देखिए आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट से इस लाइन को मैं क्या कहूंगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ूं तो उस लाइन को क्या कहूंगा, तो आप कहेंगे टेंजेंट है। बाहर किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट डाले जा सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। इतनी बात क्लियर है। ये रेडियस है, इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। बात सही है। अब देखिए इसी लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से इससे जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर ये एंगल हमारा 90 है तो बताइए ये एंगल कितना होगा, तो ये भी 90। हमारा सारा फोकस इस ट्राइंगल पे आ जाएगा। देखिए हमें हाइट दे रखी है, क्या हमें हाइट दे रखी है कितनी, तो हाइट दे रखी है 8। अगर ये हाइट पूरी 8 है और ये पूरा रेडियस हमें 6 दे रखा है, मैं आपसे ये स्लैंट हाइट पूछूं तो आप 10 बता देंगे। ये कंप्लीट कितनी है, 10 हो जाएगी। ये पूरा 8 है यहां से लेके यहां नीचे तक, ये पार्ट 6 है और ये पूरा 10 है। अगर इसमें से मेरे को रेडियस नहीं पता, ये r है तो ये भी r ही होगा, और अगर ये वाला पार्ट r है तो आप ये बता सकते हो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 माइनस r। ये कितना है, 8 माइनस r। ठीक है, ये पूरा 10 है, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है 10 है। अच्छा ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, क्यों, क्योंकि भाई बाहर किसी भी पॉइंट से डाला गया टेंजेंट बराबर होता है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब आ गया हमारा सवाल इस पर। ये राइट एंगल ट्राइंगल था जहां पर ये एंगल 90 था, ये हमारी साइड 4 है, ये हमारी साइड 8 माइनस r है, और ये r है। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस इतना सा। तो ये कितना हो गया इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r स्क्वायर से यहां पर r स्क्वायर आएगा, ये गया,
ये माइनस का 16 वहां पर गया तो प्लस का 16r हो गया, और ये 16 यहां पर आएगा तो 48 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें ये पता चल गया ये जो रेडियस है वो कितना है 3 है। अगर हमें रेडियस पता चल गया है कि रेडियस हमारा 3 आ गया, तो क्या हम वॉल्यूम नहीं बता सकते स्फीयर का? तो बिल्कुल बता सकते हैं। इस सब को हटा दिया जाए। अब वॉल्यूम 1/3, सॉरी स्फीयर का, कोन का बताना नहीं है, स्फीयर का बताना है। तो 4/3 इंटू में पाई की फॉर्म में रखते हैं, इंटू में r का क्यूब। रेडियस कितना है 3, इंटू में 3 इंटू में 3 से गया ये 3 और 9 4 जा 36 पाई। 36 पाई हमारा क्या आ गया? तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, बताओ कितना पानी बचा। तो पानी कितना बचा? तो वाटर लेफ्ट बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन का वॉल्यूम कितना? तो 1/3 पाई r² इंटू में h माइनस 4/3। अच्छा ये तो 36 आ ही गया, तो सीधे 36 पाई। हमने पाई कॉमन ले लिया, तो 3 से गया कितनी बार? 12 टाइम्स। 12 8 जा 96, और 96 में से 36 गया तो 60 आ गया। सो द आंसर इज 60 पाई। हमने तीनों ही चीज देख ली। मेन बात अब हम ये समझते हैं कि मेन सवाल में जो भी दम है वो केवल और केवल रेडियस निकालने में लगने वाला है। ठीक है, मेन हमारे लिए रेडियस निकालना जो वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो अभी हमने बनाया, तो तरीका समझ में आ गया कि ये वाली चीज इसके बराबर होगी, बाकी फिर आगे बढ़ते जाएंगे और मेन हमें इस ट्राइंगल के ऊपर आ जाना है। सो दिस इज वे 1। मेन केवल और केवल रेडियस निकालने पर कंसंट्रेट करना है। दूसरा तरीका रेडियस निकालने का है बाई सिमिलैरिटी। बाई सिमिलैरिटी, इसको नोट डाउन करिए। सिमिलैरिटी वाले तरीके को समझते हैं, और आई होप आपको सिमिलैरिटी वाला तरीका ही ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो मेन केवल और केवल रेडियस निकालना है, और अब हम रेडियस निकालते हैं सिमिलैरिटी से। यहां तक अभी हम ये बात देख चुके थे कि यार ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर थी। ठीक है, और जब हमने इसको इससे ऐड कर दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस बात को समझिए, अगर हमने इस एंगल को थीटा माना, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को देखते थे कि मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला ट्राइंगल नहीं है जो अभी तक हम देखते थे। यार ये छोटा वाला ट्राइंगल सीधे सीधे इस बड़े वाले के सिमिलर हो गया। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल नहीं है, इस तरीके से है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो ये एंगल अगर हमारा 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। अब ये तो थीटा रहेगा ही पूरे बड़े वाले में। अब ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा। तीनों एंगल जो है एक दूसरे के बराबर है, यानी कि साइड सिमिलर होंगी, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन सा? ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर। अब थोड़ा सा हम इसमें साइड्स लिख देते कि कौन सी साइड किसके बराबर है। ठीक है, चलिए, हमें ये रेडियस दे रखा है 6, और अगर ये हमारा 6 है तो ये भी 6 ही होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। और ये जो पूरा है ये कितना है? ये पूरा है 8। हम इसको r और इसको भी r लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलर साइड्स सिमिलर एंगल के अपोजिट होती हैं। ठीक है, अच्छा ये हमें पूरी पता थी ना, ये पूरी हमें कितनी पता है? ये पूरी हमें कितना है? ये 6 है, ये 8 है, तो पूरा 10 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, 6 और ये 4। ठीक है, अब आप देखिए 90 माइनस थीटा के अपोजिट कितना है? 4 है। तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट 4 है। अब बड़े ट्राइंगल को देखो, तो बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इसके अपोजिट कितना है? 8 है। तो 4/8 इज इक्वल टू, अब हमें रेडियस का रेशियो निकालना है भाई, रेडियस वैल्यू निकालनी। तो रेडियस किसके अपोजिट है? थीटा के, और रेडियस ही और थीटा के ही अपोजिट है 6। तो यानी ये हो गया हमारा r/6। देखिए, जब हम यहां पर साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, तो इक्वल जो साइड, ये जो रेस्पेक्टिव साइड्स होंगी, जो बड़ा ये एंगल है थीटा के अपोजिट, अगर ये साइड है तो इस थीटा के अपोजिट ये भी साइड है। भाई छोटे ट्राइंगल में इस थीटा के अपोजिट ये छोटी, मतलब जो भी साइड है वो ये है, और बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट जो साइड है वो ये है।
तो जो है हम पूरा ट्राइंगल लिखने की बजाय कि भाई ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, हम सीधे सिमिलर जो सिमिलर एंगल है इक्वल एंगल के अपोजिट की साइड उठा लेंगे, इक्वल अपोजिट के एंगल की साइड उठा लेंगे और उसका रेशियो देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई थीटा के अपोजिट r है, थीटा के अपोजिट 6 है, तो r और 6 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा के अपोजिट 4 है और यहाँ पर 90 माइनस थीटा के अपोजिट बड़े ट्राइंगल में 8 है, यही होगा। तो ये अगर 1 है, ये 2, ये 2, ये 3, तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, तो r बराबर 3 मिल गया। इस तरीके से थोड़ा सा हमें इस पे काम करना है, बस ये वाली बात याद रखनी है कि जितना ये होगा उतना ये होगा और ये वाला एंगल 90 होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी सब आगे हम निकाल ही लेंगे अगर हमें r की वैल्यू 3 पता चल चुकी है तो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान और बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। बहुत आसान है लेकिन कहाँ गलती हो सकती है उसे समझते हैं। आई थिंक हो गया होगा, नहीं हुआ तो देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर आर 22 and 14 centimeter respectively. If this paper is folded along its length to make a cylinder, find the volume of the cylinder. अब आप समझ रहे हैं, हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी। जैसे ये एक पेपर है, इस पेपर को हमने अगर ऐसे फोल्ड किया, अगर हमने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो ये क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया। तो ये जो पेपर है इस तरीके से लेंथ के अलोंग भी फोल्ड हो सकता है और ये पेपर जो है ब्रेथ के अलोंग भी इस तरीके से फोल्ड हो सकता है। दोनों ही केस में सिलेंडर बन रहा है, ऐसे भी सिलेंडर बन रहा है और ऐसे भी सिलेंडर बन रहा है। अब बात ये आती है कि कब लेंथ के अबाउट हमें इसे फोल्ड करना है, कब ब्रेथ के अबाउट। देखिए जैसा कहेगा सवाल हमें वैसा ही करना पड़ेगा। लेंथ हमें दे रखी है 22 और ब्रेथ हमें दे रखी है 14, ठीक है। अभी इसने हमें इस सवाल में क्या रखा है कि लंबाई के तरफ, है ना, इसे लंबाई की दिशा में, तो ये लेंथ है तो लंबाई की दिशा में मतलब लंबाई को फोल्ड कर देना है। अगर मैं कहता हूं कोई आदमी इस रेक्टेंगल की लंबाई पर चल रहा है, मतलब यहां चल रहा है, तो लंबाई की तरफ फोल्ड कर दिया, मतलब ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ऐसे फोल्ड करने से क्या होगा, आराम से समझिए। हाइट तो हमें ये मिल गई, ठीक है। अच्छा, और अभी हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, जो नीचे वाला जो बेस है उसका एरिया इनटू में हाइट। अब इस बात को समझिए कि जैसे ही हमने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये जो 22 था वो एक्चुअली में इस सर्कल का क्या बन गया, पेरीमीटर बन गया। अगर इस सर्कल का पेरीमीटर मुझे 22 पता है तो क्या मैं रेडियस बता सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। यानी कि 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस, जो भी इसको घुमाने से बनेगा वो बराबर होगा किसके, 22 के। तो 22 से 22 गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, यानी कि वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई इंटू में R का स्क्वायर इंटू में H यानी कि 14। तो 7 से गया 7, 2 से गया ये 11 टाइम्स और 2 से गया ये 7 टाइम्स, 7 7 जा 49 और 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9, 9 और 4 13, तो 539 इज द करेक्ट आंसर। 539 इज द करेक्ट आंसर। अब ये बात क्लियर होगी सबको। अब ये समझिए कि अगर यहां पर ये हो गया लेंथ के अबाउट फोल्ड करना, अगर इसी सवाल में वो हमको कहता कि भाई ब्रेथ के अबाउट फोल्ड किया गया है, ये 22 ये 14, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 14 है ये बन जाएगा 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है, ये जो 14 है अब यही 14 बन जाएगा 2 पाई आर। वहां से हम रेडियस निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। काटा पीटी करो भाई, कुछ हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है भाई। आर कितना हो गया, सो आर इज इक्वल टू 14 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 22, इतना ही लिख देते हैं। काटा पीटी अभी देखते हैं। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट 22। 7 से गया ये 7, 2 से गया ये 7 टाइम्स, 2 से गया
ये 7 टाइम्स, इस 22 से ये 22 गया, इस 22 से ये 22 गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 का क्यूब यानी कि 343 यूनिट क्या है सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम हो गया 343 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए क्लियर है सबको, हो गया होगा। बस एक बात याद रखना, एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल आता है तो देखना लेंथ के अबाउट फोल्ड करवा रहा है तो लेंथ को फोल्ड कर दो, ब्रेथ के अबाउट फोल्ड करा रहा है तो ब्रेथ को फोल्ड कर दो। बस क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, सवाल तो ये आसान है बट आराम से लैंग्वेज पढ़ो, हो जाएगा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। चलिए डिस्कस करें। देखिए सवाल जैसे कह रहे हैं बस वैसे करते जाना और हम इस सवाल को एक लाइन में इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। कुछ नहीं है सवाल में। देखिए क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अ सिलिंड्रिकल रोलर इज, 2 बार इज हो गया, 1.68 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 4.5 मीटर। इफ इट लेवल्स 72% ऑफ द फील्ड इन 150 राउंड्स देन फाइंड द एरिया ऑफ द कंप्लीट फील्ड। देखिए सवाल आसान है, सिंपल है, बढ़िया। देखिए रोलर देखने में कैसा होगा, तो भाई रोलर जो है, रोलर का जो पहिया होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और ये इसी तरीके से रोटेट होता जाएगा। अब जब ये रोटेट होता जाएगा तब आप समझ रहे हैं ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। भाई हमने इस रोलर को खोल दिया, ये देखो ये रोलर है मान लो, ठीक है, इसको चलो ऐसे इसे ऐसे फोल्ड करते हैं। ये रोलर का पहिया है, व्हील है। जब ये रोटेट होगा तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा। तो जब ये एक रोटेशन लगा लेगा तो कौन सा सरफेस है जो फील्ड पर टच हो रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला। ये मतलब कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि 2 पाई आर एच। अब देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, रेडियस बता दिया, हाइट बता दी, लेंथ का मतलब एक तरीके से हाइट होगी, लेंथ दे रखा है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 पाई आर एच यानी 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस इंटू में हाइट, ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ऐसा करने से वो 72% फील्ड, अच्छा ऐसा भी नहीं, और इसके बाद ये भी तो था 150 राउंड लगा रहा। आप कुछ भी चीज का पहले यूज कर सकते हो। ये एक राउंड में वो इतने फील्ड के एरिया को क्या कर देगा, बराबर कर देगा, समतल कर देगा। तो एक राउंड में इतना एरिया, तो 150 राउंड में इतना एरिया। लेकिन कह रहा है कि जब वो एक राउंड लगाता है तो जितना भी सिलेंडर, ये जो भी रोलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जितना भी उसका एरिया है वो उसका 100% लेवल नहीं कर देता है। जैसे मैं कहूं कि इस रोलर का एरिया मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 20 मीटर स्क्वायर है, कुछ भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार एक राउंड मारा 20 का 20 सही हो गया। इसका 75% यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उतना ही सही हुआ है। तो इसका मतलब जब हम इतना चक्कर लगा लेंगे तो जो भी पूरे ग्राउंड का एरिया है उसका 72% सही हो जाता है। तो बचता कितना है, मतलब हमें तो क्या बताना, टोटल बताना है, नहीं हमें 100% की वैल्यू बतानी है। यानी ये जो एरिया आया है टोटल 150 राउंड का, ये टोटल फील्ड का 72% है और हमें टोटल फील्ड का एरिया बताना है, नहीं 100% बताना है। इसको सॉल्व कर देना है। बात क्लियर है। बस ये हमने एक लाइन में इक्वेशन बना दी, ठीक है। फिर से कर दूं, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक राउंड में इतना एरिया कवर करेगा, 150 राउंड्स में इतना, ये 72% है टोटल फील्ड का, टोटल 100% बताना है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट हटाया तो इससे ये 2 जीरो गए, इस पॉइंट से ये 1 जीरो गया, ठीक है। नीचे आप देख लो क्या क्या है, 72 है, 9 दिखना चाहिए, यानी कि 9 से गया ये 8 टाइम्स और 9 से हमारा ये जा रहा है 5 टाइम्स। नीचे 7 है तो 7 से कटने के लिए होगा, तो यही बच रहा है और कुछ तो है नहीं। तो 7 2 जा 14 और उसके बाद बचा अपना 28, तो 7 4 जा 28 और कुछ काटा पीटी कहीं
दिख नहीं रही है ना। चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 22 इंटू में 2 इज 44। अच्छा अभी तो ये बच गया 8 से गया ये 3 बार, ठीक है। तो फिर 5 इंटू में 3 15 और 15 इंटू में 15 225। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल फील्ड का सरफेस एरिया। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 2 जा 8 9, सो 9 0 0, आंसर हो गया 9900, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है। तो ये आ गया हमारे कंप्लीट फील्ड का एरिया।